ये इस हुकूमत की फेलियर है। झूठ बोलते रहे पिछले 3.5 साल। आवाम को जिस तरह आपने चक्की में पीसा है महंगाई की, आपका हल्का गवाही देता है और मजीद जुल्म करने आज जा रहे हैं। ये सारी तारीख में एक ऐसे दिन की हैसियत से जाएगा जिसमें सारी कौम शर्मसार हो रही है। शर्म की इंतहा होती है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में लीडर खड़ा होके पाकिस्तान के सरेंडर की बात कर रहा है। ये इदारा इनके भी नीचे था। 5 साल इन्होंने 10 साल में स्पीकर साहब 1 रुपए का तरक्याती बजट इस इदारे से नहीं करवा सके। 1 रुपए का। आपने 3.5 साल जाया कर दिए इसी तरह ताने देकर, इल्जामात लगाकर। फिर हकीकत यह है कि यह हुकूमत हर महाज पर फेल हुई है। इस वक्त पाकिस्तान के अवाम की कमर बिल्कुल टूट चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका नसार। कहाँ तक सुनेंगे, कहाँ तक सुनाऊं? जहां अल्फाज शुरू होते हैं वहां पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स खत्म हो जाती हैं, क्योंकि अल्फाज तो हमारी पार्लियामेंट में चलते नहीं है। हर बार जूते, घूंसे, लाते और गंदी जबान चला करती है। अफसोस इस बात का जरूर होता है पार्लियामेंट के अंदर कि जब बजट की बात आती है या मिनी बजट या फाइनेंस बिल की बात आती है तो लाते घूसे जरूर चला करते हैं। और आज भी पार्लियामेंट के अंदर कुछ ऐसा ही माहौल रहा। अनफॉर्चुनेटली एक दूसरे के ऊपर लफ्जी जंग तो हुई, लेकिन इसके साथ ही साथ खवातीन आज हमारी पार्लियामेंट के अंदर WWE का कोई चैंपियनशिप लड़ते हुए हमें नजर आई। अनफॉर्चुनेटली शाइस्ता जुमानी साहिबा पीपल्स पार्टी, उन्होंने थप्पड़ रसीद किया गजाला सैफी को, और गजाला सैफी का उसके बाद फिर फ्रैक्चर, उंगली टूटने की भी खबरें आई। उन्होंने ये बात की तस्दीक की। द एनवायरनमेंट अनफॉर्चुनेटली इन पार्लियामेंट वाज रियली शेमफुल अनफॉर्चुनेटली। लेकिन शेमफुल और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, और वो बिलखुसूस वो चीज़ है कि एक आम आदमी की ज़िंदगी इस वक्त किस सतह पर पहुंच चुकी है, किस लेवल पर पहुंच चुकी है कि महंगाई आसमानों से बातें कर रही है। और आज 343 बिलियन की जो छूट थी, टैक्स छूट थी, उसको साइड पे किया। उसके बाद फिर पार्लियामेंट की तमाम प्रोसीडिंग्स के बाद फरूख हबीब साहब, शौकत तरीन साहब हमें बैठ कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर शौकत तरीन साहब ने फरमाया कि ये तमाम की तमाम जो सब्सिडीज थी उनके ऊपर छूट या जो टैक्स छूट थी उसके ऊपर छूट वापस ली है, इसका असर एक आम शहरी के ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 2 अरब के टैक्स छूट हमने गरीब आदमी के ऊपर डायरेक्टली जो इम्पैक्ट करती है वो वापस ली है। बाकी 2 अरब के अलावा आप 2 माइनस कर लीजिए तो पीछे 341 अरब बचता है, वो सारा का सारा डायरेक्टली अमीर आदमी को इम्पैक्ट करेगा। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि क्रूड ऑयल के ऊपर भी टैक्स के ऊपर जो इंक्रीज किया गया है, जो सेल्स टैक्स के अंदर इजाफा होगा वो क्या आम आदमी के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं करेगा? क्या आम आदमी को ट्रांसलेट नहीं किया जाएगा? पोल्ट्री के मामला, पोल्ट्री की जो फीड लेकर आई जाती है, इंपोर्ट की जाती है, उसके ऊपर टैक्सेस बढ़ जाएंगे। इसके साथ साथ डब्बे वाले दूध के ऊपर टैक्सेस बढ़ जाएंगे। तो क्या ये क्लेम हुकूमत की तरफ से जो किया जा रहा है वो दुरुस्त है कि आम आदमी के ऊपर या महंगाई के ऊपर या डायरेक्ट इन्फ्लेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट वी नीड टू आस्क टुडे। हमारे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। शब्बर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर FBR के चेयरपर्सन हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टैक्स रेवेन्यूज़ के हवाले से मामलात को तब्दील करने आए थे, उसके बाद फिर मामलात चल नहीं पाए। डॉक्टर ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर ज़ुबैर साहब एक्स मिनिस्टर रह चुके हैं, जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अभी ऑफकोर्स CM पंजाब के फाइनेंस के मामलात के हवाले से बड़ी कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं और मुल्क के जाने माने एक इकोनॉमिस्ट हैं, फॉर्मर मिनिस्टर हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। वेलकम
बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल छोड़े गए थे शब्बर जैदी साहब, वही सवाल लेकर मैं आपके सामने आऊंगी। शौकत तरीन साहब फरमा रहे हैं 2 बिलियन, सिर्फ 2 बिलियन, हम लोग ट्रिलियंस का खर्चा करते हैं, यहाँ 2 बिलियन रुपए का सब्सिडी अगर हम लोगों ने या टैक्स छूट हम लोगों ने वापस ले ली तो गरीब आदमी की जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये स्टेटमेंट आपकी नजर में दुरुस्त है या गलत है? देखिए, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया। ये जो आपके सामने सप्लीमेंट्री फाइनेंस एक्ट है, इसको अगर आप गौर से पढ़ें तो ये एक्चुअली बजट नहीं है। एक्चुअली इशू ये आ रहा है कि IMF ये कहती है हमें कि जो आपके सेल टैक्स का जो शेड्यूल है उसके अंदर बहुत सारी जीरो रेटिंग है और बहुत सारी चीजें एग्जेम्पशन है, जिसकी वजह से आपका पूरा सिस्टम सेल टैक्स का उसमें एबरेशन आ गई है। तो आप जीरो रेटिंग को और एग्जेम्पशन को खत्म करें, और जहां पर एग्जेम्पशन देना चाहते हैं और जीरो रेटिंग दें, आप एग्जेम्पशन को खत्म करें। फॉर एग्जांपल, हमारे यहाँ मुल्क में दवाएं जीरो रेटिंग थी, उसकी वजह दवाएं एग्जेम्प थी, तो उसकी वजह से उनका जो इनपुट का टैक्स नहीं मिलता था, तो उन्होंने दवाओं को निकाल के जीरो रेटिंग में डाला है। तो मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूँ शौकत तरीन साहब की कि ये जो एग्जेम्पशन और जीरो रेटिंग खत्म की, चेंज की गई है, ये बुनियादी तौर पर कोई बड़ा ऐसा आइटम मुझे नजर नहीं आया। हाँ, चंद एक आइटम है, 100-200 बिलियन के आइटम ऐसे हो सकते हैं जो अफेक्ट डालेगा आम आदमी पर, मगर जनरली ये जो है वो अमीर आदमी पे है। मगर इस चीज में समझ रहा हूँ, 2 चीजें मैं निशान नहीं करना चाहता हूँ। एक, उन्होंने जो चेंज किया है वो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की मशीनरी और ग्रीन फील्ड की मशीनरी के एग्जेम्पशन को चेंज किया है, जो कि ठीक नहीं है। उनको एग्जेम्पशन देनी चाहिए थी, वो चलनी चाहिए। दूसरा, पता नहीं किसी से एरर हो गई है, मुझे वो एरर नहीं लगती है कि किताबें जो हैं उनके लिए और किताबों में सिर्फ एजुकेशन बुक की एग्जेम्पशन रखी गई है, किताबों को खत्म नहीं करेगी। बाकी मैं समझता हूँ कोई मुझे ऐसी चीज नजर नहीं आई, और ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि इसमें शोर शराबा हो। और मेरा अपना ख्याल है कि पोजीशन ने अभी तक उन चीजों को गौर से नहीं पढ़ा है, और ऐसी चीज नहीं है जिससे हम गवर्नमेंट के ऊपर। राइट। अच्छा, पढ़ने की बात आए तो पता नहीं पार्लियामेंट में कोई पढ़ता भी है शब्बर जैदी साहब या नहीं पढ़ता। हम लोगों को तो अनफॉर्चुनेटली जब बजट पास हो रहा होता है उससे पहले लोगों को नहीं पता होता कि क्या है, पार्लियामेंटेरियंस को नहीं पता होता कि बजट के अंदर क्या लिखा हुआ है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मुझे ये बात क्लैरिफाई कर दीजिएगा शब्बर जैदी साहब के ये जो जिसको मिनी बजट ऑपोजिशन कह रही थी, फाइनेंस बिल के तौर पर शौकत तरीन साहब आज इसको लेकर आए असेंबली के अंदर, आपकी नजर में ये तमाम की तमाम चीजें और बिलखुसूस जो इससे जोड़ा जा रहा है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ऑटोनॉमी को, वो वाला जो बिल है स्पेसिफिकली, उसके अंदर भी द ऑपोजिशन इज क्लेमिंग कि बेसिकली हुकूमत ने सारी की सारी डोरें जो हैं वो IMF के हवाले कर दी हैं स्टेट बैंक की। इस बात से आप अग्री करते हैं या नहीं? देखिए, 2 बातें इसके अंदर है। पहली बात तो ये है कि जो IMF जो ये अगर गवर्नमेंट को खाना पड़ा है तो गवर्नमेंट की बड़ी परेशानी होती है, इसका परसेप्शन बड़ा खराब होता है, और गवर्नमेंट वो इसलिए लेकर आ रही है कि IMF की कंडीशन ये है कि वो आपने जो स्टेट टैक्स में एबरेशंस क्रिएट की हुई हैं वो खत्म करें और इसको प्रॉपर्ली एडजस्ट करें, और ये अक्रॉस द बोर्ड स्टेट टैक्स होना चाहिए 17% पर। तो कोई भी बंदा जो स्टेट टैक्स का लॉ जानता है वो एग्री करेगा। तो गवर्नमेंट ने ये काम मजबूरी में किया है, खुशी से नहीं किया। और अगर ये काम है, दूसरी बात जो आप कर रही है स्टेट बैंक का अमेंडमेंट बिल है, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने उस बिल को ध्यान से पढ़ा होगा। मैंने पिछले 4 घंटे में उस बिल के ऊपर एक कमेंट्री बनाई है जो मैंने अपने ट्विटर पर रिलीज की है, मेरे ट्विटर अकाउंट पर रिलीज की है। उसमें जो मेरा जाती व्यू है कि उस बैठक पर हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं, और हमें ये डिसाइड करना पड़ता कि क्या हमारा जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है और जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है उसका लियोजो कैसे होगा। इसमें 2 तब्दीलियां बड़ी वाज़ेह आई हैं। पहली तब्दीली आई है कि जो फाइनेंस सेक्रेटरी होता है स्टेट बैंक बोर्ड पर, वो बोर्ड होगा मगर उसके बाद वोट नहीं होगा, वो बैठेगा मगर वोट नहीं होगा। ये बात इसलिए लाई गई है कि एक परसेप्शन ये था जो फाइनेंस सेक्रेटरी बोर्ड पर होता था और उसके पास वोट भी होता था, एक्चुअली वो स्टेट बैंक गवर्नर को प्रोवाइड किया करता था और वो प्रॉब्लम आती थी। ये परसेप्शन इशू है, मगर ये भी डिबेटेबल है। दूसरा जो इशू है वो ये है कि वहां पर एक मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी बोर्ड हुआ करता था, उस बोर्ड को खत्म कर दिया गया है, और अब बोर्ड खत्म करने के बाद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो पाकिस्तान में डिस्काउंट रेट और एक्सचेंज रेट मैनेज करेगी। तो एक्सचेंज रेट और डिस्काउंट करेगी, उसमें 4 मेंबर की बात से वो वोट और 4 में से 3 मेंबर जो होंगे वो स्टेट बैंक के स्टाफ होंगे, गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। टेक्निकली स्पीकिंग, अपने
मॉनेटरी पॉलिसी की तमाम पावर उसको दे दी है, वो ठीक है, मगर अब सवाल ये है कि उसमें एक और प्रॉब्लम डाली गई है इस लॉ में कि स्टेट बैंक गवर्नर और फाइनेंस मिनिस्टर आपस में लिएज करेंगे। और ये बात मुझे समझ नहीं आई कि कैसे पॉसिबल है कि किसी कंट्री में लिएजन नहीं हो। मगर बुनियादी सवाल जो मैं लोगों के सामने रखता हूँ सवाल है कि वो हमारा इशू ये नहीं कि स्टेट बैंक गवर्नर के पास पावर क्या है, सवाल ये है कि क्या कोई शख्सियत जब स्टेट बैंक गवर्नर बनती है तो क्या हमें ये कभी प्रिज्यूम नहीं करना चाहिए, और हम गलत प्रिज्यूम कर रहे हैं कि कोई आदमी पाकिस्तान के अफवाद के खिलाफ फैसला करेगा, चाहे वो एम्प्लॉय रहा हो। मैं किसी आदमी की इंटेग्रिटी पे डाउट नहीं कर सकता। तो मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ कि कोई भी पाकिस्तानी वो कहीं से भी आएगा, अगर उसके पास पावर होगी, स्टेट बैंक में ऑटोनॉमी भी होगी, तो वो किसी और के ट्रेस में काम करेगा। मैं इसको नेगेटिव नहीं देखता, और ये हमें शख्सियात से बालातर होकर एक उसूलों पे काम करना पड़ेगा। मगर मैं जरूर पाऊंगा कि बिल्कुल आपने नई फील्ड में हमने कदम रखा है कि अब स्टेट बैंक को पाकिस्तान की का जो काम होगा उसको हम किस तरह से मैनेज करेंगे, नई चीज है, मगर बुनियादी तौर पर हमने कोई ऑटोनॉमी को सॉल्व किया है। So basically new for us शब्बीर जैदी साहब, लेकिन आज शौकत तरीन साहब सेज कि ये पूरी दुनिया के अंदर बाकी जगहों पर भी हो रहा है। बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स मुख्तलिफ ममालिक के वो ऑटोनमस हैं या फिर एटलीस्ट गवर्नमेंट के अंडर नहीं आते। डॉक्टर सलमान शाह साहब, एक और जो एक आम आदमी सवाल करता है कि आपने क्रूड ऑयल के ऊपर टैक्स जो है वो ऑब्वियसली इट विल इंक्रीज, ऐसी सूरत हाल के अंदर आप कह रहे हैं एक तरफ इन्फ्लेशन नहीं होगी, चीजें महंगी नहीं होंगी, आम आदमी के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इधर 1 रुपया बढ़ता नहीं है पेट्रोल की कीमत के अंदर, तो ऑटोमेटिकली हम लोगों को हर चीज की कीमतों के अंदर इजाफा नजर आता है। या क्रूड ऑयल बढ़ जाता है, रिफाइनरीज अपने जो है वो पैसे बढ़ाएंगी, उससे आगे एंड यूजर तक जो भी पेट्रोलियम मसनूआत पहुंचेंगी उनकी कीमतें भी बढ़ी होंगी यकीनन। तो ऐसी सिचुएशन में क्या ये डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करेगा एक गरीब आदमी को विद द इन्फ्लेशन दैट विल बी बिकॉज ऑफ पेट्रोलियम? देखें, एक बात है कि ओवरऑल अगर आप देखें कि टोटल एग्जेम्पशंस 350 बिलियन की अप्रॉक्सीमेटली जो हैं, वो शब्बीर ने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया कि वो सेल्स टैक्स के निज़ाम को ठीक करने के लिए वो बनाया गया है, और उसमें मोस्ट ऑफ दीज पर्टिकुलरली जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मामला होगा उसमें तो वो रिफंड मिल जाएगा, और दूसरा गवर्नमेंट कैन ऑल्सो रिफंड सम ऑफ दी जो फार्मास्यूटिकल के ऊपर है जो फाइनेंस मिनिस्टर ने कमिट किया है। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो 350 बिलियन अगर 6,000 बिलियन की इकोनॉमी है, उसमें वो अगर एक 300 बिलियन की एडजस्टमेंट हो रही है तो वो वाकई ये एक इट्स अ स्टॉर्म इन अ टी कप, कि इतना बड़ा मामला नहीं है, पर्टिकुलरली व्हेन एवरीथिंग इज गोइंग टू बी रिफंडेड एज वेल। तो वो ये डॉक्यूमेंटेशन के इसमें डेफिनेटली है। लेकिन अगर आप देखें फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन IMF प्रोग्राम, आई थिंक IMF प्रोग्राम को इस वक्त जो स्टाफ लेवल पे हो चुका है और अब उस बोर्ड में जाना है, तो आई थिंक इस वक्त उसको अब सेकंड गेस करना और उसको समझना कि इसमें कोई हम चेंजेस वगैरह कर पाएंगे, तो वो भी आई थिंक मुनासिब नहीं है, क्योंकि अब तो आपने जो डिस्कशंस करनी थी वो हो चुकी हैं। तो आपने अब ये डिसाइड करना है कि आपने इसको ये जो उनकी रिक्वायरमेंट है ये पूरी करनी है या नहीं करनी, और अगर ये नहीं करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस खासे नेगेटिव हो सकते हैं, क्योंकि IMF के प्रोग्राम के तहत हमें पूरी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का भी टेस्ट मिलता है जिसमें सब्सटेंशियल फाइनेंसिंग पाकिस्तान की वो करते हैं। दूसरा जो है इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स में भी IMF की अगर इन्वेस्टमेंट है तो आप बहुत से जो आपके लोन्स हैं जो ओवर ड्यू हैं और उनमें आपने उनको रीफाइनेंस करना है, उसको रीफाइनेंसिंग करने का आपके पास एक प्लेटफॉर्म होगा जिसको जरूरी है कि IMF का वहां पे आपकी इंडोर्समेंट हो। के साथ साथ आपकी जो लोकल लेवल पे आपने जो रिफॉर्म्स कर IMF सपोर्ट करता है उन रिफॉर्म्स को, और उनकी जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है अगर
पढ़ें, उन्होंने बड़ा लिखा है, डायरेक्टली लिखा हुआ है कि आप दुरुस्त करें एनर्जी के चेंज हैं, आपकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ठीक करें, टैक्स के निज़ाम को ठीक करें, तो वो रिफॉर्म्स करना, वो आपको कह रहे हैं कि करें, ये आपकी अच्छा डॉक्टर साहब, रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट है। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने डॉक्टर जुबैर साहब की तरफ भी जाना है, लेकिन क्विकली शब्बर जैदी साहब, ये रिफॉर्म्स करने के लिए मुझे याद पड़ता है, ये स्पेशली रेवेन्यू को बेहतर करने के लिए, टैक्स सिस्टम को बेहतर करने के लिए, जिसके बारे में हमेशा से गवर्नमेंट क्लेम करती आई है, उसके लिए आपको भी लेकर आए थे। फिर उसके बाद मामलात आगे नहीं चल सके, बहुत सारे लोग आए उसके बाद भी, लेकिन रेवेन्यू बाय टैक्स कलेक्शन एंड एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी हमें नजर नहीं आया। एक्स्ट्रा इम्पोजिशन ऑफ टैक्स के बाद हम लोगों को टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन जरूर नजर आता रहा। लेकिन क्या ये बात जो अभी डॉक्टर सलमान शाह साहब कर रहे हैं कि आईएमएफ तो आपको कह रहा है कि खुदा के लिए अपने इंस्टीट्यूशंस को सीधा करें, खुदा के लिए अपने निज़ाम को दुरुस्त करें, अपना जो इंपोर्ट के ऊपर इन्हिसार है उसको भी कम करें, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान विदाउट बीइंग अनपॉपुलर हो सकता है, पॉसिबल है, कर सकती है? देखिए बात ये कि गवर्नमेंट कर सकती है, मगर जो गवर्नमेंट का निजाम है और गवर्नमेंट का जो पॉलिटिकल सेटअप है वो उनको नहीं करने देता। मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह मिसाल देता हूँ कि मैं चेयरमैन एफटीआर था। मेरा बुनियादी सवाल ये था कि पाकिस्तान में सेल टैक्स के इंडस्ट्रियल कनेक्शन जो है वो तकरीबन 3 लाख है और उनमें से सिर्फ 80,000 जो है वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड टैक्स। तो आप 2,40,000 सेल टैक्स रजिस्टर करते हैं, आप बिजली दे रहे हैं इंडस्ट्रियल की, वो सेल टैक्स रजिस्टर क्यों नहीं है? जब मैं उसके पीछे गया तो पावर डिवीजन और मेरी डिस्कोर्स ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। मैंने इमरान खान साहब से कहा कि ये जो डिस्कोर्स हैं ये मुझे डिटेल नहीं दे रही है उन लोगों की जितने इंडस्ट्रियल कनेक्शन है। तो मैंने जब उसकी बैकग्राउंड में मैं गया तो मुझे पता ये लगा कि हमारा जो पॉलिटिकल सेटअप है नहीं चाहता कि हम अपने स्टेटस को डिस्टर्ब कर सकें। तो मेरा सवाल, मैं क्योंकि इस चीज से वाकिफ हूँ, उससे गुजर कर आया हूँ, मैं ये समझता हूँ कि प्रेजेंट पॉलिटिकल सेटअप जो होता है और ये जो हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स करते हैं ये हमें बहुत सी बुनियादी मार्सी नतीजा करने नहीं दे रहा है और हम इस पे बार बार नहीं, और अगर आप वो नहीं करेंगे तो बाकी चीजें टिंकरिंग है, इनसे कोई फायदा नहीं है। बेसिकली यही वजह थी कि मैं बहुत जल्दी वहां से मायूस होकर वापस आ गया था। राइट, फेयर एनफ। अच्छा डॉक्टर जुबैर साहब, जो बेसिकली एक आम आदमी को अफेक्ट करने वाली चीजें हैं, सिर्फ उन 2 बिलियन के बारे में बात कर लेते हैं, जिसके अंदर इंपोर्टेड दूध भी है। ऑफ कोर्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे यहाँ या तो हम लोगों ने अपनी लोकल इंडस्ट्री को इतना ज्यादा अच्छा कर लिया होता या उस लेवल पर पहुंचा दिया होता कि वो जो इंपोर्टेड चीजें आ रही हैं, बिलखुसूस मैल नरिशमेंट को खत्म करने की बात करते रहे प्राइम मिनिस्टर साहब, मैल नरिशमेंट को खत्म करने के लिए जो चीजें आ रही हैं उसके ऊपर भी टैक्स लग जाए और हमारे यहाँ लोकल इंडस्ट्री उस डिमांड को पूरा करना की काबिलियत या सलाहियत ना रखती हो, तो फिर व्हाट शुड द गवर्नमेंट डू एंड वुड दिस बी अ रॉन्ग मूव, या फिर गवर्नमेंट ने ठीक किया है? ये बात मैंने आपसे पूछनी है, लेकिन उससे पहले मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी। ब्रेक के बाद वापस आएंगे एंड उसके बाद डॉक्टर जुबैर साहब की तरफ डायरेक्टली हम जाएंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे वो पर्टिकुलर 2 बिलियन जिसकी बात कर रहे थे शौकत तरीन साहब के, उसका डायरेक्टली गरीब के ऊपर इम्पैक्ट होगा, लेकिन इसके साथ साथ ये जो पूरा बिल है इसके एट द एंड इसकी ऑब्जेक्ट्स क्या है? उसके मुताबिक द पर्पस ऑफ दिस बिल इज टू गिव लेजिस्लेटिव इफेक्ट टू द टैक्सेशन प्रपोजल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट टू अचीव एफिशिएंसी, लेकिन एफिशिएंसी के साथ इक्विटी इन द टैक्स सिस्टम, ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस एज वेल एज डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी। अब शब्बर जैदी साहब ने, डॉक्टर सलमान शाह साहब ने यह फरमाया कि इसका बहुत ज्यादा कोई इंपैक्ट नहीं होगा, लेकिन डॉक्टर जुबैर साहब क्या आप भी ये समझते हैं कि ब्रॉडली इस फाइनेंस बिल का एक गरीब आदमी की जिंदगी के ऊपर उस तरह से इंपैक्ट नहीं होगा जिस तरीके से शायद ऑपोजिशन दिखाना चाह रही? डॉक्टर जुबैर साहब, राइट, डॉक्टर जुबैर साहब से दोबारा करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सलमान शाह साहब, आपकी तरफ मैं आऊंगी। अब यहाँ इंपोर्टेड फूड आइटम्स पे टैक्स शूट खत्म हुई है, उससे 215 अरब रुपए का इजाफी बोझ बढ़ेगा, बट मेरा कंसर्न ये है कि हमारी लोकल इंडस्ट्री की कैपेसिटी क्या इतनी है, या हम कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए जो इक़दामात लेने की ज़रूरत है हम वो ले रहे हैं, ताकि जो इंपोर्ट चीज़ें होती रहीं उनकी मार्केट बंद होने की बजाय यहाँ लोकली चीज़ें प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए।
ڈاکٹر سلمان دیکھیں اس وقت تو انوائرمنٹ اب بن چکی ہے جس میں امپورٹ سبسٹیٹیوشن خاصی منافع بخش چیز ہے، جس میں ایکسپورٹس جو ہیں اس میں بھی آپ کو خاصی بینیفٹس ہیں. مین ایشو جو ہے اکانومی کا آئی تھنک اب مائکرو لیول پہ ہے. مائکرو لیول کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پہ ہماری فیکٹریاں ہیں، جہاں پہ ہماری پروڈکشن ہوتی ہے، وہاں پہ جو قانونز ہیں ان میں بے شمار پرابلمز ہیں، اپروولز کی، اور ان این حکم او کو دور کرنے سیز کی کی. ضرورت ہے. سلمان شاہ صاحب سوری ایم کٹنگ یو شارٹ ہیئر. ڈاکٹر زبیر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی میں شامل گفتگو کرنا چاہوں گی. ڈاکٹر صاحب براڈلی یہ جو جس طرح ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب بھی یہ فرما رہے تھے، شہباز زیدی صاحب بھی یہ فرما رہے تھے کہ جتنا زیادہ اس کو ہائپ دیا گیا تھا it was basically a storm in a teacup. پیالی کے اندر، چائے کی پیالی کے اندر طوفان بپا کیا گیا تھا. اتنا زیادہ مہنگائی کے اوپر ڈائریکٹ امپیکٹ اس کا نہیں پڑے گا. آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے؟ جناب دیکھیے بات سنیں، میں ذرا ان سے بھائی ہیں دونوں سے میں اختلاف کروں گا. یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کا بجٹ کا جو خسارہ ہے یہ پاکستان کی مہنگائی کا بالکل بنیادی وجہ یہ ہے، اور دوسرا اسی بجٹ کے خسارے کی وجہ سے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ ہے، جس کی وجہ سے یا تو ریزروز نیچے ہو رہی ہیں یا ہماری وہاں پر ایکسچینج ریٹ پر اس کا اثر ہوتا ہے اور روپی بھی ویلیو ہوتا جا رہا ہے. تو جب تک بجٹ کا خسارہ کم نہیں ہوا یہ کوئی نہیں ٹھیک ہوگا. گاڑیوں کے امپورٹ یا چیز کے امپورٹ سے یہ نہیں ہوتا. میکرو اکنامکس کے جو اصول جو ہم نے سیکھے، میں نے 12 سال IMF میں گزارے، ہم یہ طریقہ کار نہیں اختیار کرتے. پتہ نہیں یہاں پر کون سی IMF کے نسخے لے کر آئے ہوئے ہیں. یہاں پر بات یہ ہے کہ اس وقت جو بجٹ کا خسارہ کم کرنا تھا اس کے 2 طریقہ کار تھے. ایک یہ کہ حکومت اپنے اخراجات کم کرتی. یہ دیکھیں یہاں پر 3 ٹریلین روپیز سے زیادہ بڑھ کر ان کے ایکسپینڈیچر ہیں پورے بجٹ میں. کیا اس میں سے 340 ارب روپیز کے اخراجات کم نہیں کر سکتے تھے؟ کوئی بھی کسی قسم کا ٹیکس بڑھانا جو ہے وہ بالکل انجسٹیفائڈ ہے. اور جو انہوں نے کیا ہے یہ کوئی ٹیرف ٹیکس سسٹم کی ریشنلائزیشن جسے ہم کہتے ہیں اکنامکس میں، یہ وہ نہیں ہے. یہاں پر انہوں نے وہ ایگزیمپشنز ہٹائی ہیں جو ہمارے ایکسپورٹرز کے لیے، انڈسٹری کے لیے، سب کے لیے بالکل بنیادی اور بہت ہی کرٹیکل تھے. جب ان کو ہٹا دیا، آپ کو پتا ہے کہ FBR کا ریفنڈ سسٹم جو ہے وہ تو اتنا ہی بیکار ہے کہ سالوں سال لگ جاتے ہیں، ریفنڈ نہیں ملتے. سینکڑوں ارب روپے کے ریفنڈز آر اسٹل پینڈنگ. تو آپ یہ کہیے، ایک دیکھیں انہوں نے کبھی کوئی بزنس چلائی ہو، میں تو چھوٹی موٹی بزنس بھی چلاتا ہوں. آپ بزنس چلائیں، آپ کو اگر ریفنڈ رک جائے 2 مہینے ہم اپنی تنخواہیں نہیں دے سکتے، فیکٹریاں بند ہو جاتی ہیں، کاروبار بند ہو جاتا ہے. یہ پتہ نہیں یہ لوگ تو دفتروں میں بیٹھ کر انہوں نے اس طرح کی پالیسی بنائی. شوکت ترین صاحب نے تو یہ بالکل اس ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. اور جہاں تک اسٹیٹ بینک اور پاکستان کے جو ایکٹ کی جو ترامیم ہے، یہ دیکھیے اس کی ترامیم 2 دفعہ میں نے خود آتھر کی تھی ڈیورنگ دا لیٹ 1990s جب اس وقت کی حکومتیں تھیں. بات یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اپنے کچھ رسپانسبلٹیز ہیں، ان کو یہاں تک آپ نے انڈیپینڈنس دینی ہے کہ وہ ان رسپانسبلٹیز کو پورا کر سکے. اب یہاں پر جو اس وقت جو امینڈمنٹ آئی ہیں یہ اس سے بہت بڑھ کر ہیں. یہ یہاں تک آ گئی ہیں کہ منسٹری آف فائنانس اپنا کام نہیں کر سکے گی. آپ سوچئے اگر انٹرسٹ ریٹ پالیسی صرف اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں بنے گی وداؤٹ اینی کوآرڈینیشن ود دی فسکل، تو بجٹ میں سب سے جو بڑا ایکسپینڈیچر آئٹم ہے وچ از ورتھ 2 ٹریلین روپیز اس وقت ہے انٹرسٹ پیمنٹس. تو اس کے اوپر اس کا کیا اثر ہوگا؟ ایوری ٹائم انٹرسٹ ریٹ کا 1% پوائنٹ بڑھتا ہے، اس سے 150 ارب روپے کا خرچہ بڑھ جاتا ہے بجٹ کے اندر. ابھی انہوں نے 2-2.5% بڑھا دیے بغیر سوچے سمجھے کہ بجٹ میں جگہ بھی ہے کہ نہیں. تو ایک طرف وہ بڑھا رہے ہیں، دوسری طرف لوگوں پر ٹیکس بڑھا رہے ہیں. یہ پاکستان کی معیشت کو بند کر رہے ہیں. یہ تو ایک بہت ہی میرے خیال میں پاکستان کے لیے مضر. اینڈ یہ جو ابھی نے بتایا نا کہ ایک اکنامک سیکیورٹی کی ہمیں فکر ہے، اکنامک سیکیورٹی تو یہیں سے تباہ ہو رہی ہے. تو میرے خیال میں دس از اے ویری سیریس میٹر. اٹ از ناٹ a storm in a teacup. This is an economic existential issue.
اچھا ڈاکٹر صاحب، لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم لوکل انڈسٹریز کی بات کر رہے تھے کہ اگر آپ نے امپورٹ بند کر دی ہے تو ایٹ لیسٹ لوکل انڈسٹریز کو انسینٹیو دیں کہ وہ تمام اشیاء جو کہ باہر سے آتی رہی ہیں، امپورٹ ہوتی رہی ہیں، اس کو یہاں لوکل انڈسٹری بنائے. وہ بھی انفارچونیٹلی نظر نہیں آ رہا ڈاکٹر صاحب. جی دیکھیے انیکا، میں اس پر ایک بات سنیں، یہ 1950s اور 60s کی باتیں ہیں جس وقت امپورٹ سبسٹیوشن پالیسیز بنتی تھی. پاکستان بھی کرتا تھا. اس کے بعد ان دنوں میں ہم ساؤتھ کوریا کے برابر تھے. ساؤتھ کوریا وغیرہ چلے گئے ایکسپورٹ پروموشن پالیسیز کے اوپر. وہ دیکھیں ان کے جو آج $500 ارب سے زیادہ ہیں. ہم ابھی تک امپورٹ سبسٹیٹیوشن میں لگے ہوئے ہیں. ایکسپورٹ 25, 26, 27 ارب روپے ڈالر سے آگے نہیں بڑھتی. جب 200 ملین جاتی ہے یہ لوگ یہاں پر بھنگڑے ڈالتے ہیں. یہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی معیشت کی جو فل پوٹینشیل ہے یہ اس کو تباہ کر رہے ہیں. دنیا کی جو ٹریڈ پالیسیز کی جو بھی مہارت ہے، جو بھی سوچ ہے، جو بھی اس وقت سارے دنیا میں فالو ہو رہا ہے وہ ہے ایکسپورٹ پروموشن کے اوپر. 1950s اور 60s کی میں تو کہتا ہوں یہ تو شرمناک ایڈوائسز ہیں. یہ سوچ ہے، یہ پتہ نہیں کون سی دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم یہاں پر کمپٹیشن کمپیٹیٹیو ہماری انڈسٹریز بننی چاہیے، ناٹ انڈر پروٹیکشن، ناٹ انڈر ٹوٹلی بیننگ امپورٹس. یہ تو میرے خیال میں ملک کو واپس ہمیں بند کر رہے ہیں. ابھی تھوڑی سی ایکسپورٹ بڑی تھی، اب آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. اب اور بھی ہماری مصیبت پڑ جائے گی. We are going in the wrong direction, Anika. Sorry. Very interesting, ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، میں کوئی سوال ہی نہیں پوچھوں گی، ڈاکٹر زبیر نے اتنے سارے سوال کھڑے کر دیے، جواب دینا چاہیں گے؟ جی بالکل. آئی تھنک اٹ از اسٹل اے اسٹارم ان اے ٹی کپ. نمبر 1 ہے کہ پاکستان میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو جو ہے وہ تقریباً 10% کے قریب ہے. اور یہ سارے اگر آپ لے لیں زیادہ تر تو یہ ریشنلائزیشن ہے سیلز ٹیکس کی، کیونکہ ریفنڈز جو ہیں وہ اس کا سسٹم ٹھیک کرنا ہے. اور فائنانس منسٹر کہہ رہا ہے کہ 250 بلین تو اس میں ریفنڈز کا ہے. اور وہ ظاہر ہے کہ اس ریفنڈ کے سسٹم کو ہمیں بہت بہتر کرنا چاہیے کہ یہ آٹومیٹک ہونا چاہیے اور اس کو زیادہ بیوروکریٹک نہیں بنانا چاہیے، اور وہ ریفارمز کرنی بہت ضروری ہیں. ادروائز وی آر ناٹ اے ہیویلی ٹیکسڈ کنٹری کہ 10% آپ کا جی ڈی پی پورے سب کانٹیننٹ میں میرا خیال سب سے کم ہوگا. شاید بنگلہ دیش سے بھی کم ہمارا اس وقت ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو چل رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جو انسینٹیوز دینے ہیں اکانومی میں وہ پروڈکٹیوٹی اور کمپیٹیٹیونیس کے ہیں کہ آپ اپنے نظام کو، کیونکہ آپ کی بہت بڑی ایک پاپولیشن بیس ہے اور دنیا کے 6 سب سے بڑے ملک ہیں، تو آپ کو دنیا کی مارکیٹس میں آپ کی کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ آپ کا ایگریکلچر کمپیٹیٹیو ہو، آپ انڈسٹری کمپیٹیٹیو ہو، آپ کی ایون سروسز شوڈ بی ویری ویری کمپیٹیٹیو. اور ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ آئی ٹی شائٹی میں خاصا آپ کو جمپ بھی مل رہا ہے. تو آئی تھنک کہ اصل فوکس یہ نہیں ہے کہ ہم اس وقت یہ منی بجٹ پہ جا رہے ہیں، وہ ایک چھوٹی سی چیز ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو تھوڑی بہت سٹیبلٹی ملتی ہے، اگر آپ ری فائنانس اپنے لون سارے کر سکتے ہیں، تو اصل ریفارم ایجنڈا جو ہے کہ آپ بجلی کے نظام کو ٹھیک کریں، آپ ٹیکس کے بہت سارے نظام ہیں ڈاکٹر صاحب جو کہ ہم لوگوں نے صحیح کرنے تھے، لیکن خیر ابھی 3.5 سال گزر گئے ہیں. when that could be done. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر زبیر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. شبر زیدی صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اگلے ہفتے آپ تینوں حضرات کو دوبارہ زحمت دیں گے نیکسٹ ایئر کی اکنامک آؤٹ لک کے حوالے سے، کیونکہ یہ سال ایک عام شہری کے اوپر بڑا بھاری پڑا ہے. اور اس لیے بھاری پڑا ہے کیونکہ سال کے شروعات کے اندر 102.5 کا پیٹرول تھا، اب جو ہے وہ 145 تک کا ہو گیا ہے. ڈالر جنوری 2021 کے اندر 160 کا تھا، اب 178 کے اوپر پہنچ گیا ہے. 20 کلو آٹے کے تھیلے کے اندر 210 روپے کا اضافہ ہو گیا ہے. چینی 7 روپے کے قریب 8 روپے کے قریب بڑھ گئی ہے. تمام کی تمام چیزیں دیکھیں تو ایک عام آدمی کے لیے سال بڑا مہنگا رہا ہے اور کافی زیادہ مشکلات میں اضافہ ہوا ہے. اس کے بعد اگر بولا جائے کہ نہیں معاملہ جو ہے وہ صرف اور صرف چھوٹا ہے، اتنا بڑا نہیں ہے، تو ایک عام آدمی ذرا ماننے سے انکاری ہو جاتا ہے. نیکسٹ ایئر کی اکنامک آؤٹ لک کے اوپر بھی اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم بات کریں گے. ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ و ناصر.